हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री मेंटर और स्वागत है आप सभी का B2E लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रो एफिनिटी का लेक्चर पढ़ा था एंड देन अपन पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अपना पीरियोडिक टेबल चला था, अपन ने IP वगैरह पढ़ लिया था, अपन ने एटॉमिक रेडियस, जेड इफेक्टिव और बहुत सारे क्लासिफिकेशंस देख लिए थे। लास्ट अपन ने जो लेक्चर लिया था वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लेकर अपन ने वहाँ पे बाइंड अप किया था, है ना। देखो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आइए चलते हैं। देखिए तो बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे अपन ने IP पढ़ लिया, जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लिया, वैसे एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना। इवन मैं तो यूँ कहूँगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है IP और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, बिकॉज ऑर्गेनिक के भी कुछ कॉन्सेप्ट में काम में आ रहा है। तो अपन यहाँ भी पढ़ेंगे और वहाँ पे भी इसको काम में लेंगे, ऑर्गेनिक में भी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि बहुत ईजी है, कुछ क्लासिफिकेशन से, कुछ कैलकुलेशन से, दैट्स इट, कुछ नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड है और बहुत 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 ही कम एक्सेप्शंस का तड़के लग रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस अपने को देखने को मिलने वाले हैं नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोचिए ज़रा। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैंने A और B दो एटम लिए और दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट किया कि भाई बॉन्ड है दोनों के बीच में, है ना। और मैंने माना कि B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है। किस पर्पस में मैंने ये लिखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पर्पस पे लिखा कि भाई A और B के बीच में एक बॉन्ड है और उस बॉन्ड में A और B में से ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैं बोलूँ तो वो B है, ऐसा मैंने सपोज किया है। ठीक है, तो अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो B का, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक सेकेंड, हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन B का। अब क्योंकि मैंने माना कि B जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में, तो B का इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगा किससे, A से। तो B क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि मैं ऐसा कह दूं क्या कि दो एटम, दो बॉन्डेड एटम जो आपस में बॉन्डेड हैं, उनमें से अगर किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसी दूसरे के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी खुद की तरफ इटसेल्फ ज़्यादा होता है किसमें, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ इसकी कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इट कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बहुत ही सारे शब्दों में अगर मैं बोलूँ कि भाई दो बॉन्डेड एटम है और दोनों में से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और वो मैं आपको देखना सिखाऊंगी किसका ज़्यादा है पीरियोडिक ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, है ना। तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, तो वो मैं आपको देखना सिखाऊंगी। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, या अभी तो मैंने सपोज किया है यहाँ पे, पर हम कुछ देर बाद ये जान पाएंगे कि किसका ज़्यादा है, तो उसी का ही इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है अपनी तरफ। तो बस ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैंने कहा कि B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी इसका ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर अगर मैंने रिएक्शन कराई तो क्या बना यहाँ पे, A+ और B-, क्योंकि भाई A ने तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट कर दिया कि नहीं करा। ठीक है, वैसे ही मैंने एक दूसरा कंडीशन लिया, वापस से मैंने A और B के बीच में एक बॉन्ड बनाया और अब की बार मैंने बोला कि भाई A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा है। सपोज करा मैंने इस बात को, तो अब आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि वापस से जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, इस बार किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस बार अट्रैक्ट होंगे वो A की तरफ। क्योंकि मैंने इस बार कंडीशन क्या रखी है कि इस बार A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो तो तरीके से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इस बार A से इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट होंगे, बनेगा क्या अपना A- और B+। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब ये चीज़ हमको देखनी आनी चाहिए कि अब हमारा सीधा सवाल क्या होता है कि वो सब तो ठीक है, हमको ये चीज़ पता चल चुकी है कि जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, पर हमको ये तो पता चले कि कौन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो वो देखने के लिए अपने को ट्रेंड्स पर जाना पड़ेगा, पीरियोडिक ट्रेंड्स पर, कुछ एक्सेप्शंस पे भी जाना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया किसने, तो भाई पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जान के खुशी होगी आपको ये चीज़
कि आईपी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब का यूनिट होता है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यूनिटलेस होती है। भाई कोई यूनिट होता नहीं है इसका। अरे क्यों नहीं होता है भाई इसका यूनिट? अब देखो आप खुद सोचो इस चीज़ को कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आईपी का यूनिट होता है भाई किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मैंने तीनों यूनिट बताए थे तीनों के, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं कोई यूनिट बोल ही नहीं रही हूँ। क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि ये बॉन्डेड एटम का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई एनर्जी का प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे मैंने यहाँ एक बार भी एनर्जी का नाम नहीं लिया जस्ट थोड़ी देर पहले के अलावा, कि कोई एनर्जी का टर्म यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आईपी में एनर्जी का टर्म यूज़ हो रहा था, इसलिए अपने वहाँ पे उसको यूनिट का दिया था, नाम दिया था। पर ये बॉन्डेड एटम का प्रॉपर्टी है, यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी टर्म यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए यूनिटलेस है भाई। अब आप ज़रा सोचिए, हम लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़कर आए हैं, वहाँ पे भी हम क्या ही कर रहे थे, वहाँ पे भी हम तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही तो कर रहे थे ना, और यहाँ पे भी हम शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी सामने वाले की तरफ तो जा ही रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि वहाँ भी ऐड ही हो रहा था, यहाँ भी ऐड ही हो रहा था। पर यहाँ मतलब वहाँ और यहाँ पर डिफरेंस क्या है? क्योंकि काम तो वही हो रहा है ना। अरे काम भले ही चाहे वही हो रहा हो, पर डिफरेंस एक बहुत बड़ा है। क्या डिफरेंस है? याद करिए, मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कि आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम होना चाहिए आपका। आइसोलेटेड यानी कि अलग, बिल्कुल अकेला होना चाहिए एटम। और यहाँ पर मैंने क्या है लिखवाया है कि दो बॉन्डेड एटम के बीच का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वहाँ आइसोलेटेड यूज़ ले रही थी मैं, और यहाँ पर बॉन्डेड एटम प्रॉपर्टी को यूज़ में ले रही हूँ। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में, और बाकी प्रोसेस अपना लगभग वहाँ भी सेम था और यहाँ भी सेम है। बस ये है कि एनर्जी वहाँ यूज़ आ रहा था, यहाँ कोई एनर्जी का टर्म पे हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पॉलिंग ने क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दिया, तो पॉलिंग ने एक स्केल भी दिया अपना, जिसको पॉलिंग स्केल के नाम से जाना जाता है। पॉलिंग ने क्या किया, कुछ एक दो से ज़्यादा एलिमेंट्स वहाँ पे दे डाले और उनके कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटाज वहाँ दे डाले। तो उन डेटाज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है उन डेटाज से। तो आइए देखो भाई, ये है पॉलिंग का डेटा वाला स्केल। कुछ नहीं करना अपने को, तो बहुत कम चीज़ें इसमें से देखने की, अपने काम की क्या है ना। तो पॉलिंग ने ये स्केल दिया, कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे और उन एलिमेंट के डेटाज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटाज आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। तो लगभग हमने जो कंक्लूजन निकाला है, क्या कंक्लूजन निकाला है कि इन पॉलिंग स्केल एलिमेंट्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि पॉलिंग स्केल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम पाई जाती है। अब कौन कौन से वो एलिमेंट है, वो ही हमारा कंक्लूजन होगा और वही अपनों को याद करना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन और क्लोरीन जो है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। तो देखते हैं, आइए क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है भाई, बिल्कुल 3.0 है। कार्बन, सल्फर और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो कार्बन, सल्फर और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, बिल्कुल 2.5 है। लगभग क्या कंप्लीटली सेम ही है यहाँ पे डेटाज। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो ये रहा अपना फॉस्फोरस, और यहाँ मैं क्योंकि हाइड्रोजन का कोई अभी तक पोजीशन अपने को नजर नहीं आया, तो कहीं पे भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 2.1। तो इनका और इनका सेम है। ऐसे ही सीजन फ्रांशियम का, ऐसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम का लगभग सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब बातें बहुत ही सिंपल सी बातें पॉलिंग ने की, और एक पॉलिंग स्केल उसने दे दिया। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई इन एलिमेंट्स का, जिनके मैंने डेटाज लिखे हैं या कॉन्क्लूजन एक तरीके से मैंने साइड में लिखा, इन एलिमेंट्स के लगभग सेम है डेटाज, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग में इस चीज़ को रखेंगे पॉलिंग के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, और क्या बातें करनी है अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखते हैं। आइए देखो भाई, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, सब में मैंने तो फैक्टर इफेक्टिंग आपको बताए हैं कि किसके बढ़ने से क्या कम होता है, किसके कम होने से क्या बढ़ता है, डिक्रीज और इंक्रीजिंग का इफेक्ट आपको बताया है। जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सब पता है आपको, सब पढ़कर आ चुके हैं अपन, सब पता है आपको, है ना। तो क्या यहाँ पर इफेक्ट होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे? थोड़े से यहाँ पे 1-2 पॉइंट ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए, मैंने कहा कि एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज को मैं n से दिखाऊंगी, और एटॉमिक साइज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर साइज बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला फैक्टर इफेक्टिंग हुआ अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं? जेड इफेक्टिव। ओहो, जेड इफेक्टिव से तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो आपको खुद ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि जेड इफेक्टिव में
जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, आईपी भी बढ़ रही थी, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रही थी। यहाँ मैं लेफ्ट टू राइट जाने वाली चीज पूछ रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी, यानी कि ऐसा कह दूं क्या कि जेड इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कि भाई ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हुई दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग आता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब आता है आपको निकालना हाइब्रिडाइजेशन, अरे भाई पता है अपने को निकालना, आता है और नहीं आता तो ऑर्गेनिक में अपन सीख जाएंगे बहुत आराम से, पर अभी तो अपने को यहाँ डेटा स्टडी करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। मैंने ऐसा कहा कि अगर जब आप परसेंट एस कैरेक्टर्स को बढ़ाएंगे तब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज ही नजर आएगी, यानी जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हुए वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, क्या है इसमें, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जैसे मैंने कुछ डेटाज लिए, sp ले लिया मैंने, sp2 लिया मैंने और sp3 लिया मैंने, तो मैं इसमें परसेंटेज कैरेक्टर स्टडी करने वाली हूँ। पता है आपको क्या होता है परसेंटेज कैरेक्टर, देखिए ज़रा। तो sp में परसेंटेज कैरेक्टर 50% होता है, देखिए sp2 में होता है 33% और sp3 में होता है 25%। सब आपके सामने लिखा है, आपको बहुत अच्छे से नज़र भी आ रहा होगा कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूँगी, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूँगी तो मेरा परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो तो भाई कम ही हो रहा है, और क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी भाई, अरे कम ही तो हो जाएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है और परसेंटेज कैरेक्टर की वजह से कम हो रही है, तो भाई परसेंट एस कैरेक्टर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, यानी कि बॉन्ड एंगल के। तो क्या एक और फैक्टर अफेक्टिंग नहीं जोड़ सकते क्या हम इसमें, कि भाई परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो थीटा भी क्या होगा, कम होगा, और अगर थीटा भी कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक फैक्टर अफेक्टिंग से हमने दो फैक्टर अफेक्टिंग इसमें और जोड़ दिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन से जोड़ा है। अब ये पता होना चाहिए अपने को कि अगर मैं कंक्लूजन निकालूं इस चीज़ का, तो मैंने ऐसा कह दिया क्या कि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर sp2 का और फिर लास्ट में sp3 का। अब याद रखना ये बात, जहाँ मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगाऊंगी, जहाँ मैं क्रिएट करूँगी, जैसे डाइपोल मोमेंट ले लिया मैंने और भी कोई ऑर्गेनिक रिंग साइज वगैरह ले ली मैंने, वहाँ पर सीधा डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लगेगा और आपको मैं पूछूंगी कि भाई बताओ ज़रा कि sp, sp2 और sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इनमें से मैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा करूँ और किसकी कम करूँ। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहा है अपना, बिल्कुल इसको एकदम याद रखिएगा कि जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। देखो इधर, अब अगला फैक्टर अफेक्टिंग हम देखते हैं, क्या है अगला फैक्टर अफेक्टिंग, देखो ज़रा, आइए। तो मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे भाई ऑक्सीडेशन स्टेट में तो याद करो मैंने लास्ट टाइम ये बात करी थी आईपी में कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो आईपी भी अपना बढ़ जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ चल रही है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा, यानी कोई भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चीज़ देखूँ कि Fe+2 और Fe+3 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा Fe+3, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो जरा, अब लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग अपन देखते हैं रिंग साइज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट में भी अपन ये चीज़ काम में लेते हैं और यहाँ भी ये चीज़ अपन काम में ले रहे हैं। तो एक थोड़ा सा अपन एज अ फैक्टर अफेक्टिंग इसको देखते हैं कि क्या 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 फैक्टर अफेक्टिंग होता है रिंग साइज का। तो सुनिए ज़रा, मैंने ये कहा कि जो स्मॉल साइजेस के रिंग यानी कि छोटी रिंग्स जो होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कंपैरिजन टू किसके, बड़ी रिंग्स के। यानी कि जितना ज़्यादा रिंग का साइज छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रिंग का साइज बड़ा होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो एक कंक्लूजन निकला कि भाई कम जो स्मॉल साइज की रिंग होती हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी, और
साइज जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ रिंग कम होती जाएगी। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं तो देखो किस हिसाब से हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मैंने कहा कि ये मेरा 3 मेंबर्ड रिंग है, ये मेरा 4 मेंबर्ड रिंग है और ये मेरा 5 मेंबर्ड रिंग है। एक H निकाल कर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस चार्ज लगा दिया, और मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। तो मैंने कहा कि अगर लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी तो जो रिंग का साइज जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। क्योंकि अपन ने अभी ये बात कही है कि स्मॉल साइज के जो रिंग होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कंपैरिजन टू ज़्यादा साइज की रिंग के। तो अपने को तो पता है कि 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है और 5 मेंबर्ड रिंग में जब रिंग का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्योंकि एक और चीज़ बोली जाती है कि ये जो मैंने H निकाल कर माइनस चार्ज यहाँ लगाया ना, इस माइनस चार्ज को बियर करने का कैपेसिटी जो होता है, अगर रिंग का साइज बढ़ता जाता है तो ये कैपेसिटी जो होता है वो कम होता जाता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होता जाता है। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे याद रखेंगे, बियर ऑफ नेगेटिव चार्ज का जो कैपेसिटी है वो भी कम होता गया है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हमने देखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, बहुत ही सिंपल से हैं, पर इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें है हाइब्रिडाइजेशन का। बेटा आगे काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, तो अपने को रिमाइंड रखना पड़ेगा, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो। मैं फिर आपसे उस टाइम पर पूछूंगी कि अपन ने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट वही अपन पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं सब पढ़ के, और अगर कुछ एक्सेप्शन अपने को नजर आता है तो एक्सेप्शन का तड़का लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तड़के अपने को याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन अपने को यहाँ से देखने को मिलता है बेटा, है ना। तो मैंने कहा बहुत ही सिंपल बात, अपने को पता है ये चीज़ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ ही जाएगी। और अप टू डाउन जाने पर साइज जो है वो बढ़ता है, शेल नंबर वेल नंबर भी बढ़ ही जाता है ये अपना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो चीज़ जो है वो नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड की बात करी अपन ने, पर क्या ये हमेशा यही चलता है क्या? अरे नहीं भाई, हमेशा ये नहीं चलता, क्योंकि हमेशा ऑर्गेनिक में तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन अपने को देखने को मिलते ही हैं। तो क्या एक्सेप्शन है वो देखिए ज़रा। अपन पॉलिंग स्केल में पढ़ कर आ चुके हैं, ये चीज़ हमको पता है सब कि पॉलिंग स्केल कहाँ चला गया हमारा। पॉलिंग स्केल बिल्कुल यही रहा, और यहाँ लिखा भी हुआ है कि सीजियम फ्रांशियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 0.7 होता है। तो हमने ये कहा कि अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो जाएगा, पर यहाँ तो सीजियम फ्रांशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो रहा है, तो कुछ मैंने एक हिस्सा वहाँ से ले लिया पॉलिंग स्केल से, एज ए एक्सेप्शन ले लिया। बाकी तो हम पॉलिंग स्केल में एलिमेंट्स का डेटा देख कर ही आ रहे हैं, वो तो हमको थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिमाइंड करना ही पड़ेगा। वैसे ही मैंने कहा कि गैलियम का ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा तो होना चाहिए इसका, पर है इसका। तो क्यों है ये, रीज़न क्यों है ये? तो बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। वहीं हम तीसरा एक्सेप्शन देखते हैं, ये जो है आपके सामने नॉन ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक के, हमने ये कहा कि एक 3D का है, 4D का है और एक ये 5D का है। तो अप टू डाउन जाने पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से तो हम यही चीज़ देख कर रहे हैं। पर क्या यहाँ भी ये चीज़ लग रही है? क्या बिल्कुल नहीं लग रही है बेटा, तभी तो एक्सेप्शन है ये, तभी तो एक्सेप्शन है कि 3D से 4D, 4D से 5D, या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो अप टू डाउन जाने पर ZnCd और मरकरी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही रीज़न इसका सिंपल है भाई, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है हमको, यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, जो कि अपन DF ब्लॉक में थोड़ा विस्तार से इस चीज़ को पढ़ेंगे। पर हालांकि अपने को रीज़न पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन अगर लग रहा है तो किस रीज़न से लग रहा है। तो अपन ने ये कारण यहाँ पे देख लिए कि भाई ऊपर से नीचे जाने पर नॉन ट्रांजिशन मेटल्स जो है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। और एक बहुत ही सिंपल सी बात जो कि पॉइंट अपने को याद रखने की, जो जीरो ग्रुप्स होते हैं ना, ये नोबल गैसेस जो होते हैं, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट जीरो ही माना जाता है कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए राजी है, ना ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए राजी है। जो इनका अपना पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको रखने में ही बड़े आराम से है कि ना हम डोनेट करेंगे ना हम एक्सेप्ट करेंगे, जो है हमारे पास बढ़िया है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जीरो ग्रुप है, 18 ग्रुप या नोबल ग्रुप वाले जो लोग हैं, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव शून्य माना जाता है, जीरो माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये अपन याद रखेंगे।
थोड़ा सा इनको देखिएगा और एक्सेप्शंस बिल्कुल ज़रूर याद रखिएगा। तो ये अपने हुए फैक्टर ऑफ फैक्टिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं है, 3-4 ही तो पॉइंट है, बड़े आराम से याद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। अब देखो कुछ एप्लीकेशंस अपन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्या है वो एप्लीकेशंस, सुनिए ज़रा, देखिए। अब मैंने कहा कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और वो भी एक नहीं 2-2 स्केल से कर सकते हैं। तो एक स्केल जो दिया था वो मुलिकन ने दिया था, दूसरा स्केल दिया था पॉलिंग ने दिया था, पर थोड़ा डिफरेंट स्केल है कि क्या क्या है मुलिकन, क्या क्या है पॉलिंग। तो मुलिकन ने ये कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिवाइड कर देना भाई 2 से, तो आराम से आपका क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैलकुलेशन निकल जाएगा। पर अलर्ट रहना इस चीज के लिए कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी की 3 यूनिट बताई है, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमेशा कभी आपसे मुलिकन स्केल देकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैलकुलेशन अगर वो करवा ले सामने वाला, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि दोनों की यूनिट जो है, चाहे वो IE हो चाहे वो EA हो, दोनों की ही यूनिट आपको किस में रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में रखनी है। बिल्कुल ये याद रखिएगा, किलो कैलोरी में आए तो उसको चेंज कर लेना बिल्कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और उसमें किलो जूल में आए तो भी उसको चेंज कर लेना इलेक्ट्रॉन पर एटम में। पर रखनी अपने को जो डेटा रखना पड़ेगा यहाँ इन दोनों का, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही रखना पड़ेगा। गलती से भी किलो कैलोरी और किलो जूल में मत रख देना तुम, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। अब यही कोई इसी में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, किसने, पॉलिंग ने कर दिया। क्या मॉडिफिकेशन करा, कुछ भी नहीं करा भाई, देखो बहुत ही सिंपल सा मॉडिफिकेशन करा है पॉलिंग ने। अगर मुलिकन याद है आपको तो पॉलिंग तो आप वैसे भी याद कर ही लेंगे। तो देखिए ज़रा, इसने कहा कि जो मुलिकन का फॉर्मूला है इसमें मैं 2.8 का डिवाइड कर देता हूँ तो आराम से मेरा निकल गया क्या, पॉलिंग स्केल। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ क्या कि IE यानी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 इंटू में 2.8, यानी मैंने मुलिकन का जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया है ना। तो क्या मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखिए ज़रा, देखिए इधर देखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 5.6, दैट्स इट। तो भाई ये है पॉलिंग का स्केल, और इसको मुलिकन के थ्रू अपना ये आया है, तो मुलिकन अपने को याद है, तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिंग स्केल को याद करने में कोई परेशानी अपने को होगी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही दोनों का वैल्यू रखेंगे। तो क्या कहते हैं उसको, अरे यार यहाँ से थोड़ा सा कट कर देना, तो यही यूनिट अपन रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर अपने को याद रखना है कि अगर कुछ आता है किलो कैलोरी या किलो जूल में तो उसको आप कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब पॉलिंग ने चलो कैलकुलेशन वगैरह दे दी कि भाई ऐसे आप कर लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल लेना मेरे स्केल से, पर उसने एक और चीज़ बताई, बहुत ही कमाल की चीज़। क्या बताई उसने कि अगर आपको 2 एटम दे दिए जाएं, अगर आपको 2 एटम दे दिए जाए और आपको बोला जाए कि बताओ इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, तो वो किस हिसाब से निकाला जाएगा, पॉलिंग के बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के डेटास के बेस पे निकाला जाएगा। तो एक और चीज़ पॉलिंग ने दी, भाई पॉलिंग का जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमाल का है, कमाल का। तो 2 चीज़ तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलिंग का, एक और पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो ज़रा कमाल की चीज़ देखो पॉलिंग ने जो दी थी कि जब भी आपको ये देखो 2 एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है, तो पॉलिंग ने एक और फॉर्मूला दिया 0.208 रूट डेल्टा, है ना। तो ये किस बेस पे दिया पॉलिंग ने, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पे दिया पॉलिंग ने। यानी कि आपको क्वेश्चन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको वो इस फॉर्मूले में पुट करके आराम से 2 एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है, और निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा, बहुत आराम से निकलेगा ये क्वेश्चन। तो देखो 0.208 रूट डेल्टा, अभी जो डेल है, अगर हमको डेल का वैल्यू पता होगा तभी तो हम यहाँ पुट कर सकेंगे ना, तभी तो हम यहाँ रखेंगे उस वैल्यू को, तभी तो हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे 0.208 से। तो अगर हमको ये यहाँ निकालना है तो हमको इसके चीज़ का भी पता होना चाहिए। तो EAB माइनस रूट EAA इंटू EBB। अब क्या है ये चीज़, क्या लिख दी मैंने ये चीज़, जैसा मैंने कहा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पे पॉलिंग ने ये चीज़ दी है, तो मैंने कहा कि इसका मतलब है AB का बॉन्ड डिसोसिएशन
एनर्जी का डेटा, यहाँ पे इसका मतलब है ए का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा, और यहाँ पे मतलब है बी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा। तो सब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, भाई कुछ नहीं करना, आपको तो पुट करना है। आपको ए बी का बी डी दे रखा होगा, आपको ए का बी डी दे रखा होगा, आपको बी का बी डी दे रखा होगा, बस पुट कर दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं आने वाली अपने को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ कैलकुलेशन के बारे में बात हुई जिनको हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ डाला है ना। तो 3 चीज़ आप याद रख लीजिएगा भाई, मुल्लिगन याद रख लीजिएगा, पॉलिंग रख लीजिएगा, पॉलिंग ने एक और बॉन्ड डिसोसिएशन के बेस पे डेटा दिया, वो याद रख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़, कुछ भी नहीं है इसमें तो। अच्छा तो देखो आगे चलते हैं, कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं। अब कभी कोई मेटालिक नेचर पूछ लेता है, अपन तो पढ़कर आ चुके हैं आईपीवाई में, अपने को पता है ये सब चीज़ें कि एप्लीकेशंस में आती हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो क्या क्या किस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर को पता करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो मेटालिक नेचर ज़्यादा रखता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो नॉन मेटालिक नेचर ज़्यादा रखते हैं। यानी कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो जितना लेस होगा वो उतना ही मेटालिक नेचर रखेगा, तो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नॉन मेटालिक नेचर रख देगा। तो ये चीज़ अपने को यहाँ देखनी है। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन अपन ने पढ़ा बेस ऑन किसके, मेटल और नॉन मेटल के बेस पे। अब 5th बॉन्ड स्ट्रेंथ अपन यानी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने ऐसा कहा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी कि अगर मैं कहूँ कि HF, HCl, HBr और HI, तो मुझे अच्छे से नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है भाई, फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो डिफरेंस यहाँ से यहाँ जाने पे तो कम ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, फ्लोरीन की। तो ऐसा कह दें क्या कि यहाँ से यहाँ जाने पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है, इसलिए स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वो भी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है यानी सबसे कम जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो किसका होगा, HI का होगा। क्लियर है ये चीज़, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए तो आगे चलते हैं अपन नेचर ऑफ बॉन्ड। अब ये कुछ एप्लीकेशंस हैं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जहाँ से बन जाता है सवाल, और कुछ इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं ये, तो अपने को पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो क्या है देख लीजिए ज़रा, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब देखो भाई नेचर ऑफ बॉन्ड में तो अपन पढ़ कर आए कि भाई या तो बॉन्ड जो होगा तो आयनिक होगा या फिर क्या होगा, कोवैलेंट होगा। इसके अलावा तो क्या ही होगा, वो तो चलो कोऑर्डिनेट वगैरह का तो वो तो अलग बातें हैं, पर अगर मेन चीज़ अपन बोले कि या तो आयनिक हो सकता है, आयनिक कैरेक्टर हो सकते हैं बॉन्ड में, या फिर कोवैलेंट कैरेक्टर हो सकते हैं, और दोनों मिक्सिंग में चलते हैं, ऐसा कहा जाता है। फजान ने भी ये चीज़ कही थी अपने को। तो क्या क्या चीज़ अपन यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्ड देख रहे हैं हम। नेचर ऑफ बॉन्ड में अपने को अगर कोई कह दे कि बताओ भाई, मान लो ये आयनिक बॉन्ड है, तो अपने को कह दे कि बताओ इसमें आयनिक कैरेक्टर का परसेंट निकाल के बताइए आप। तो इस परसेंट को निकालने के लिए, इस परसेंटेज को निकालने के लिए हेनरी स्मिथ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला था, परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया हेनरी स्मिथ ने, 16xa माइनस एक्सबी प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। ठीक है, तो XA हमेशा ये याद रखिएगा, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेना है, और XB यहाँ पर लेना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बस ये चीज़ याद रख के फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, आराम से आपको परसेंट आयनिक कैरेक्टर का डेटा मिल जाएगा बहुत आराम से, है ना। अब क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम इसको, ये भी तो सवाल होता है ना, क्यों पढ़ रहे हैं हमें भाई। यहाँ पर काम में आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट काम आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, XA माइनस XB का स्क्वायर भी किया जा रहा है, XA माइनस XB का एक और टर्म भी काम आ रहा है, दैट्स वाई अपन इसको एप्लीकेशंस में पढ़ रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ जो करा जाता है वो परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए भी करा जाता है, तो ये इसके एक एप्लीकेशन बेस ही तो हुआ ना, दैट्स वाई अपन ने इसको यहाँ पे देखा थोड़ा। तो अब हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि ठीक है हम तो निकाल लेंगे, आयनिक कैरेक्टर्स निकाल लेंगे, हमें हेनरी स्मिथ ने फॉर्मूला दिया, पर हमको ये भी तो पता हो कि कोई अगर बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पर हम कैसे पता लगाएंगे कि सामने वाला जो बॉन्ड है वो आयनिक है या फिर कोवैलेंट है। तो इसका इंतजाम भी हो रखा है, बिल्कुल हो रखा है। देखिए ज़रा, तो
तो ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2.1 से कम है तो परसेंट आयनिक करेक्टर 50% से कम हुए तो बॉन्ड चला जाएगा कहाँ पर, कोवलेंट बॉन्ड में चला जाएगा। सुन लीजिए दोबारा मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 2.1 से कम है तो परसेंट आयनिक करेक्टर 50% से कम हुआ, और जब 50% से भी कम है परसेंट आयनिक करेक्टर तो वो कहाँ चला जाएगा, वो कोवलेंट बॉन्ड में चला जाएगा। यानी कि मैं एक सीधा सा कंक्लूजन दूं कि अगर 2.1 से कम है डिफरेंस तो वो बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। वो बस मैंने इतना कहा, आपसे ये चीज़ कही। तो वापस से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बराबर है 2.1 के तो आयनिक करेक्टर 50% वाला हिसाब यहाँ पे हम देखने को मिलेगा अपने को, है ना। फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि 2.1 से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.1 से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो इस बारी 50% से ज़्यादा अपने को आयनिक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और क्योंकि 50% से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है भाई अपना जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा ना कि कोवलेंट होगा। तो ये कुछ डेटाबेस है, डेटाबेस में भी क्या है अपने को याद ही क्या करना है कि डिफरेंस देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, 2.1 से कम है तो कोवलेंट, 2.1 से ज़्यादा है तो आयनिक। अच्छा ठीक है, अब ये तो 2.1 के बेस पर अपन ने दिया। फिर एक और साइंटिस्ट हुए गॉलिस नाम के, गॉलिस ने भी अपना कुछ डेटा दे दिया। तो गॉलिस के डेटा पे क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से केमिकल बॉन्डिंग में, बिल्कुल पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो बस कुछ भी नहीं है, सेम वही है, बस चेंज अगर देखा जाए तो क्या है, चेंज अगर देखा जाए तो क्या है कि यहाँ पर हम 2.1 ले रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में, पर गॉलिस के डेटा में अपन 1.7 ले रहे हैं 2.1 के जगह पर। तो देखो इधर बस मैंने वही चीज़ कही कि डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 1.7 से कम है तो बॉन्ड कोवलेंट में चला जाएगा, बराबर है तो 50% का हिसाब रहेगा, और 1.7 से ज़्यादा है डिफरेंस अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, आयनिक बॉन्ड में चला जाएगा। तो ये सब बातें अपन ने करी, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। एक डेटा याद रखिए, आराम से 2 डेटाओं का आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आराम से। तो मैं तो यही कहूँगी कि बस एक वाला चीज़ याद रखिए, 2.1 वाला याद रख लीजिएगा, और सेम वही कॉन्सेप्ट अपना 1.7 वाले में ही लग रहा है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ डेटा के अलावा, दैट्स इट, है ना। तो इससे अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा आयनिक है कौन सा कोवलेंट, और फिर निकालना हो अगर परसेंट आयनिक कैरेक्टर तो निकल जाएगा बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा तो आगे बढ़ते अपन कोई और एप्लीकेशंस देखते हैं। क्या है अगला एप्लीकेशंस अपना कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है यार, अभी अपन देख सकते हैं इस चीज़ को कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से, तो हम उसको कनेक्ट करके और बाकी 2-3 चीज़ें भी तो देख सकते हैं भाई। क्या क्या कनेक्शन कर सकते हैं अपन इस चीज़ में कि देखो ज़रा, मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ ही जाएगी, और क्योंकि ये बढ़ रहा है डिफरेंस तो फिर स्टेबिलिटी भी बढ़ ही जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। याद रखिएगा कि बहुत बार हम ऐसे इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ 90% चीज़ों में डिक्रीज में ही जाता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही जाता है। तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो भाई याद रखिएगा बॉन्ड का कभी इसको बराबर मत करके आ जाना इसके, वरना गलत हो जाएगा अपना हिसाब किताब, तो है ना। तो याद रखना भाई, याद रखना इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल सी बात ये है ना। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसको क्या क्या करना है, इसका मतलब इसका अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं इस चीज़ से, तो अगर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है, अगर आपको 3-4 चीज़ दे दी और आपको पूछा बताइए भाई डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा उसकी ही बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। यानी कि एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और हमारे को 3 चीज़ों का रिजल्ट आपस में मिल ही रहा है बड़े आराम से। तो कमाल की बात तो हुई है ना। तो बहुत आसान सी चीज़ है ये। देखिए आगे चलते हैं अपन, कुछ एसिडिक बेसिक नेचर के बारे में भी बात करते हैं। तो अपना ये लास्ट एप्लीकेशन अपने को देखने को मिलने वाला है। तो मैंने ऐसा कहा कि भाई मेटल जो है अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है मेटल का, तो एसिडिक नेचर भी बढ़ ही जाएगा, और अप टू डाउन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल का कम हो रहा है, तो बेसिक नेचर इस बार बढ़ेगा ना कि एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। तो अगर मैंने ऐसा कहा मेटल के कंपैरिजन में मैंने ये बात कही है, बेटा ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ से यहाँ जाने पे मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, और अप टू डाउन जाने पर बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल का कम हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल बातें बहुत आराम से अपन ने करी, और एक पूरा टॉपिक अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कवर किया। तो हाँ जी,
तो देखो भाई, अब क्या ही पढ़ा अपन ने इलेक्ट्रो, एक समरी अपन ले, तो फिर क्या क्या अपन समरी देखेंगे इसका। तो देखो ज़रा, बस अपन ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अपन ने देखा कि यूनिटलेस है, और यूनिटलेस है तो क्यों है यूनिटलेस। उसके बाद अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, कि किन किन फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम से अफेक्ट हो रहा है, रिंग साइज भी अपन ने इसका देखा, अपन ने बॉन्ड एंगल से भी इसको कनेक्ट कर दिया, और एक्सेट्रा जेड इफेक्टिव से, एटॉमिक साइज है, ये सब अपन ने कर दिया। नॉर्मल पीरियोडिक टेबल देखकर कुछ एक्सेप्शंस के तड़के भी अपन ने लगाए पीरियोडिक टेबल में, और क्या देखने को मिला हमको इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में अपन ने बातें करी। क्या बातें करी कि भाई मेटालिक नेचर और नॉन मेटालिक नेचर भी अपन ने देख लिया है ना, और क्या चीज़ देखी अपन ने, नेचर ऑफ बॉन्ड देख लिया हमने, परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना देख लिया, और अगर आयनिक कैरेक्टर निकालना देख ही रहे हैं तो अपन ने ये भी तो देखा कि अगर हम बॉन्ड का पहचान करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं बॉन्ड का, कि वो कोवलेंट है या फिर आयनिक है, कितने परसेंट इसमें कैरेक्टर्स हैं, तो वो किस तरीके से कर लेंगे, 2.1 के डाटा या गोलिस ने जो डेटा दिया 1.7 उसके डिफरेंस पे कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें अपन ने देखी बहुत आराम से। अब अपना ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल का जो पूरा चैप्टर है वो कवर हो चुका है। कुछ डेटाज अपने बचे हैं पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोक्साइड्स का नेचर जो अपने को देखना है वो अपन अगले लेक्चर में करने वाले हैं। आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से रिवीजन करिएगा। आप क्वेश्चन लगा सकते हैं बहुत आराम से, चाहे वो आईपी के हो यानी आयनाइजेशन एनर्जी के हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो, एटॉमिक रेडियस के हो, जेड इफेक्टिव के हो, हर तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत आराम से मिलेंगे और आप बहुत आराम से लगाइए, लग जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यही रखते हैं आज तक का। थैंक यू सो मच।